हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। अब लक्ष्मीकांत पॉलिटी 6 एडिशन का हम स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट देख रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। नाउ वी विल लुक एट कि जैसे कि यूनियन में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर, राइट, वैसे ही स्टेट में सेम टू सेम व्हाट वी हैव गवर्नर। तो जैसे कि यूनियन में कौन होंगे, प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट में हमारे होते हैं गवर्नर। अब जो आपके गवर्नर होते हैं, अब देखिए गवर्नर की पोजीशन ना हमेशा से ही ग्रे एरिया में रही है। बहुत ही विवाद रहा है गवर्नर के केस में। क्यों? क्योंकि गवर्नर किसके होंगे? गवर्नर होंगे स्टेट के। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, तो यूपी के गवर्नर होंगे, यानी कि स्टेट के गवर्नर होंगे। बट उस गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? उन गवर्नर को अपॉइंट करते हैं हमारा सेंटर, यानी कि यू कैन से कि सेंटर ने गवर्नर को अपॉइंट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नर की लॉयल्टी स्टेट के टुवर्ड्स ज्यादा रहेगी या जिसने अपॉइंट किया उसके टुवर्ड्स ज्यादा रहेगी। सो समटाइम्स इसीलिए गवर्नर को हम बोल देते हैं एजेंट ऑफ सेंटर। ऐसा क्रिटिसिज्म में इसमें यूज किया जाता है ये टर्म कि जी गवर्नर कौन है? गवर्नर तो जी सेंटर का ना एजेंट है। सो ये बेसिकली ग्रे एरिया में रहता है, क्योंकि एक तरीके से बीच में ये काम करेगा तो स्टेट को लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसमें। सो अब हम गवर्नर के बारे में देखें तो गवर्नर जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं बाउंड। किससे प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं? बाय द एड एंड एडवाइस। किसकी एड एंड एडवाइस? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे ही जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर भी क्या होंगे? गवर्नर भी बाउंड होंगे। किसके बाउंड होंगे? सेम एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनकी एडवाइस के ये क्या होंगे? इनकी एडवाइस से ये बाउंड होंगे, इनकी एडवाइस के अंडर ही इनको काम करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 153 बोलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। ऐसा उन्होंने बोल दिया कि हर स्टेट का क्या होगा? एक गवर्नर होगा। दिल्ली का भी होता है वैसे तो। सो देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट, ये बोला उन्होंने। बट इसका क्या मतलब समझ में आ रहा था कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, यानी कि सब स्टेट के अलग अलग गवर्नर होने चाहिए। फिर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं हम। आता है इसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होगा? इसमें ये बोलेंगे कि जो गवर्नर होगा ना, वन गवर्नर, उसको अपॉइंट किया जा सकता है फॉर मोर देन वन स्टेट, यानी कि एक से ज्यादा स्टेट में एक ही सेम गवर्नर हो जाएगा। यानी कि ये कोई मिस्टर एक्स है, ठीक, मिस्टर एक्स यूपी के भी गवर्नर हो सकते हैं और एमपी के भी गवर्नर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का चार्ज वो हैंडल कर सकता है। तो 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला। अब 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, वो किसके हाथ में रहेगी? वो रहेगी आपके गवर्नर के हाथ में। सिंपल, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर प्रेसिडेंट के हाथ में थी, वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में। वेरी सिंपल, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब ये गवर्नर अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम और हर। ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम और हर। सिंपल, जैसा हमारा प्रेसिडेंट में था सेम टू सेम वैसा ही है कि जो भी ऑफिसर सबऑर्डिनेट रहेंगे। ऑफिसर सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? जो भी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ कोर्स। तो ऑफिसर सबऑर्डिनेट में कौन आ गया? एसकॉम, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। अब ये एसकॉम के बारे में किस में दे रखा है? एसकॉम के बारे में दे रखा है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल 163,
एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसके हेड कौन होते हैं? जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, सीएम साहब। ये क्या बोलेंगे? इनका 163 में क्या ड्यूटी है कि इनको एड एंड एडवाइस करना है। एड एंड एडवाइस किसको? टू द गवर्नर। एड एंड एडवाइस किसको करेंगे? ड्यूटी इनकी है गवर्नर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका, आप ये देखिए कि एक्सेप्शन इन सो फार एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन हिज डिस्क्रिशन। यानी कि आप ये देखिए कि एड एंड एडवाइस तो ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ें इनके अपने डिस्क्रिशन में भी हो जाए। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। अच्छा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है जो गवर्नर को लगता है, तो एड एंड एडवाइस वाला इसमें फंडा नहीं चलेगा। ये बेसिकली सिर्फ आप ये देखिए कि बाकी सारी चीज़ों में गवर्नर क्या है? बाउंड है। गवर्नर इज सिंपली बाउंड। और उसके अलावा गवर्नर को कुछ भी गड़बड़ लगती है, देखिए बहुत बेहतरीन पावर गवर्नर को क्या दे रखी है कि अगर गवर्नर को कुछ भी गड़बड़ लगती है ना, और वो सेंटर से बोलते हैं कि सेंटर सर मेरे स्टेट में ना प्रॉब्लम चल रही है, तो इनके एडवाइस पे या इनकी बात पे सेंटर उस स्टेट में इमरजेंसी तक लगा सकते हैं। सो इसलिए इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो आप सिंपली ये देखिए कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके पास क्या है? कंपैरेटिवली पावर कम है। ठीक। सो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या थी? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो पावर थी उनके पास ज़्यादा थी। एस्कॉम के पास पावर क्या है? कम है। गवर्नर के पास भी हाँ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कंट्रोल जो है मेजरली वो कौन कर रहा है? यूनियन। सो व्हाट यू कैन से कि यूनियन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्टेट। यूनियन इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्टेट। यूनियन ही स्टेट को क्या कर रहा है? एक्चुअली में कंट्रोल कर रहा है। अब गवर्नर के बारे में थोड़ा हम देखें तो गवर्नर कौन हो सकते हैं? गवर्नर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होंगे। एज 35 ईयर्स प्लस होगी, और उसके अलावा ना ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ना राज्यसभा के, ना लोकसभा के। ये किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए, अलग से ही कोई होना चाहिए। और उसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी टाइप का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये हेल्ड नहीं करने चाहिए। इनकी जो टर्म होगी बेसिकली कितने साल के लिए रहेंगे? तो टर्म इनकी होती है यूजुअली 5 ईयर्स। यूजुअली, कोई कंफर्म नहीं है, इट इज यूजुअली 5 ईयर्स। या फिर यू कैन से दैट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक ये रह सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो इनको रिमूव भी कौन करेंगे? कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इनको जब चाहें, जिस भी बिना पे चाहें, वो रिमूव कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल की बात नहीं करी गई है, जैसे आपके मिनिस्टर्स वगैरह में है ना, इसमें कोई भी ग्राउंड ऑफ रिमूवल नहीं है। प्रेसिडेंट को लगेगा तो whenever president desire they can remove, sorry he or she can remove. So आप ये देखिए कि जो ये सब चीज़ें हैं, हाँ ठीक है, अगर लगता है गवर्नर को अगर लगता है कि ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ गड़बड़ लग रही है तो हम क्या करेंगे? हम इसके में कोर्ट में केस कर सकते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट फिर भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि हमें ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें क्या है, सिर्फ प्रेसिडेंट की एक तरीके से डिस्क्रिप्शन पे चल रही है। सो गवर्नर का ये टर्म हो गया आपका, गवर्नर ने बेसिकली ये बात करी। अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स, अगर हम पावर्स ऑफ गवर्नर की बात करें कि गवर्नर के पास जो हैं वो पावर्स कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले जो है गवर्नर क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। जैसे प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं ना पार्लियामेंट के, तो गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। गवर्नर किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है। अब उसके अलावा इनके पास राइट है कि एड्रेस कर सकते हैं लेजिस्लेचर को, मैसेजेस कर सकते हैं। उसके अलावा सिंपल जो भी प्रेसिडेंट वाले सारे काम थे, समोन करना, प्रोरोग करना या डिसॉल्व करना, किसको? जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको, और
कोई भी मनी बिल उनके अलावा इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। उनके लिए उनको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव असेंबली को, किससे? गवर्नर से। जैसे प्रेसिडेंट से लेनी पड़ती थी, यहाँ पे भी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाती है, ये पावर्स आ जाती हैं इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स में। दीज पावर्स आर लेजिस्लेटिव पावर्स। फिर अगर हम इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में कौन होगा कि गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है whenever the government requires। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, जब भी गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगी, whenever the government requires, ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर दिखा सकते हैं। उसके अलावा मर्सी पावर्स होती है। मर्सी पावर हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में कि मर्सी पावर इनके पास कौन कौन सी होंगी, किस तरीके की होंगी। तो मर्सी दे सकते हैं, पर हाँ ये कोर्ट मार्शल में मर्सी नहीं दे सकते कि कोर्ट मार्शल हो गया, जो आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स वाली जो सजाएं होती है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा डेथ सेंटेंस ये माफ नहीं कर सकते, डेथ सेंटेंस माफ नहीं कर सकते। तो मर्सी पावर इनके अलावा बाकी सारी मर्सी पावर होगी इनकी। सो उसके अलावा जो हाई कोर्ट जज होते हैं ना, हाई कोर्ट जज, उनको अपॉइंट तो कौन करेगा? अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं करते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन कंसल्टेशन किसका लिया जाता है? विद कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर। जो भी वहाँ के गवर्नर होंगे उनसे कंसल्टेशन लिया जाएगा, लेकिन अपॉइंट सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसके अलावा कोई इमरजेंसी पावर नहीं होती है इनके पास, जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है ना, इनके पास कोई भी इमरजेंसी पावर्स नहीं होती है। पहले जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में होती थी, सेक्शन 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में होती थी पहले। अब कोई भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी पावर्स नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नर रिपोर्ट बनाए, अगर गवर्नर कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट में वो लिख देते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल 356 जो है वो लगाया जा सकता है, सिर्फ ये गवर्नर की रिपोर्ट के बिना पे। सो वैसे कोई इमरजेंसी पावर नहीं है, पर हाँ इनडायरेक्ट है। उसके अलावा मिलिट्री पावर नहीं होती, कोई भी डिप्लोमेटिक पावर इनके पास नहीं होती है, सिर्फ स्टेट लेवल पे है ये। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, वाई? क्योंकि सेम टू सेम ये पार्लियामेंट जैसा ही है, कोई इसमें बहुत खास चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट हमने बहुत अच्छे से कवर किया, उसको आप देख लेना, इसकी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अब आर्टिकल 163 में ये लिखा हुआ है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अपॉइंटमेंट जो होगी, अपॉइंटमेंट कैसी होगी बेटा? सेम एज पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में यूनियन वाली पूरा प्रोसेस था, सेम टू सेम वैसा ही होगा। मेंबर्स या नंबर कितना हो सकता है इसका? नंबर आप ये देखिए, इट शुड नॉट एक्सीड 15%। 15% ऑफ टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी कितना भी हो सकता है। पर हाँ ये टोटल बिल्कुल एग्जॉस्टिव नहीं है कि आप ये देखिए दिल्ली में 15% नहीं है, दिल्ली में कम है। और उसके अलावा टोटल मिनिस्टर जो है ना, टोटल मिनिस्टर वो लेस देन 12 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 12 से ज़्यादा ही होने चाहिए। ऑल्दो फिर से ये बिल्कुल एक्सटेंसिव नहीं है, इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो वो हो सकता है। सो दिल्ली में कितना है? ये दिल्ली में 10% है, 15% नहीं है, 10%। और ये आया किस में था? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 239A में कि दिल्ली में 10% तक हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एंटी डिफेक्शन आता है। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में ये डिस्कस हो रखा है पूरा कि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हैं फॉर सम केसेस सम रीजन, तो 10th शेड्यूल पैरा 2 ये भी इन पे अप्लाई होता है। पार्लियामेंट वाले में भी अप्लाई होता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी, स्टेट में भी अप्लाई होता है। और जैसे कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 164। सेम वही बात, सेम स्विम और सिंक टुगेदर, रहेंगे भी एक साथ, डूबेंगे भी एक साथ। ओथ और अफर्मेशन कहाँ से होता है इनका? ओथ या अफर्मेशन होता है आपका। ओथ किसकी लेते हैं?
ओथ ऑफ लेते हैं ये ऑफिस की, ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। थर्ड शेड्यूल वाली सेम ओथ लेते हैं, ये कुछ अलग नहीं है इसमें, सेम टू सेम पार्लियामेंट। आप सोचो पार्लियामेंट ही रिवाइज हो रहा है हमारा, तो ओथ लेंगे ये सिंपली। और उसके अलावा अगर कोई भी बंदा अगर मिनिस्टर बनता है और वो मेंबर नहीं है ना लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल का, तो वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रह सकते हैं। और 6 मंथ्स के पास उन्हें किसी ना किसी का मेंबर बनना होगा, या लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो सीएम होंगे, सीएम कौन होंगे, सीएम आपके लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, और इनकी सेम टू सेम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी पावर वैसी हैं जैसी आपकी पीएम की थी, बट ये रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक, स्टेट तक। तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव में या स्टेट्स में और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा इतना सा ही था। सो अब हम अपने अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर। कोशिश करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से हम स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।